स्टूडेंट्स, हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले टर्न पर हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और ये भी जाना था कि क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट से श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति किस तरीके से की जा सकती है। अब आज हम देखेंगे कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण के क्या अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे एक विमीय बॉक्स में कण, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। श्रोडिंगर तरंग समीकरण से हम किसी कण की ऊर्जा, क्वांटम नंबर आदि ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। अब आपको थोड़ा लग रहा होगा ये वन डायमेंशन बॉक्स क्या है। ये बॉक्स कोई ऐसा नहीं है कि कोई बॉक्स हो उसमें कोई कण हो। ये है एक मॉडल है जिसको हमने सिंपली अपने कण की ऊर्जा और तरंग फलन को ज्ञात करने के लिए डिज़ाइन किया है। ये केवल मॉडल का नाम है। हम जानते हैं कि एक डायमेंशन में अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम यदि कोई कण ऐसा मानते हैं जो एक्स दिशा में गति कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक किस रेंज के बीच में, 0 से लेकर a तक। क्या माना हमने, m द्रव्यमान का कोई कण है जो x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य वन डायमेंशन बॉक्स में गति करता है। सीमित है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी, 0 से लेकर a तक। और इसमें हम जो ऊर्जा या एनर्जी निकालेंगे वो होगी स्थानांतरीय ऊर्जा या ट्रांसलेशन एनर्जी। यहाँ पर हम ट्रांसलेशन एनर्जी या स्थानांतरीय ऊर्जा की बात करते हैं। अब हमने माना कि बॉक्स की अंदर V जो है वो V मीन्स पोटेंशियल एनर्जी सीमित है, निश्चित है। इसको हमने सुविधा के लिए 0 मान लिया और दोनों ही साइड में दीवारों पर हमने क्या माना कि पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू अनंत है, इन्फिनिटी है। और क्योंकि पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है इसलिए इसकी दीवारों पर या इस बॉक्स के बाहर शाई का मान कितना होगा, 0। लेकिन इस बॉक्स के अंदर यानी 0 से a तक की सीमा में शाई का मान 0 नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, 0 से a तक कोई कण x दिशा में गति कर रहा है तो इस बॉक्स के अंदर m द्रव्यमान का कण है जो x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य सीमित है। बॉक्स के अंदर एक निश्चित स्थितिज ऊर्जा होगी, सीमित पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसको हमने माना 0। और बॉक्स की दीवारों पर या दीवारों के बाहर इस स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा, अनंत, इन्फिनिटी। यदि हम तरंग फलन की बात करें तो क्योंकि तरंग फलन क्या है, कण के पाए जाने की प्रायिकता। ये कण बॉक्स में ही सीमित है इसलिए दीवारों पर या दीवारों से बाहर शाई की वैल्यू 0 होगी। लेकिन इसके बीच में यानी बॉक्स के अंदर शाई इज नॉट इक्वल टू 0, शाई का मान 0
नहीं होगा। अब क्योंकि बॉक्स के अंदर v का मान कितना है 0, तो जो हमारी श्रोडिंगर तरंग समीकरण है उसमें हम v की जगह क्या रख सकते हैं 0। तो आप देखिए समीकरण 1 में v की जगह आप क्या रखेंगे 0। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी आपकी डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर। v 0 है तो इसलिए ये क्या रह गया केवल e शाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2। अब अभी मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं बॉक्स की दीवारों पर शाई का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि v का मान इन्फिनिटी होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मानते हैं कि 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है, के स्क्वायर के बराबर है। इसको हम के भी लिख सकते थे, लेकिन यदि हम ऐसा करते तो फिर इसकी वैल्यू अंडर रूट में आ जाती, वर्गमूल में आती। इसलिए हमने यहाँ माना 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर को किसके बराबर माना के स्क्वायर के। तो समीकरण 2 आपकी किधर है? ये है आपकी समीकरण 2। इसमें हम 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? हम रख सकते हैं के स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? समीकरण क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर शाई इज इक्वल टू 0। दिस इज समीकरण नंबर 4। अब यदि हम समीकरण नंबर 4 को हल करें तो शाई की वैल्यू आ जाएगी ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अगर हमने वहाँ 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर को के बराबर माना होता है तो ये वैल्यू अंडर रूट में आती। इसलिए हमने, आप समझ गए होंगे कि वहाँ 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर को के ना मानकर किसके बराबर माना? के स्क्वायर। तो समीकरण 4 को हमने सॉल्व किया तो क्या आया? शाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ये आपको हल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसको याद रख सकते हैं। शाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अब हम समीकरण 5 में बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। कैसे? देखिए, हम जानते हैं जब x इज इक्वल टू 0 तो शाई इज इक्वल टू भी 0, लेफ्ट हैंड साइड की बाउंड्री। तो समीकरण 5 शाई की जगह हमने क्या लिखा? 0 इज इक्वल टू ए साइन के इंटू एक्स की जगह 0 प्लस बी कॉस के इंटू एक्स की जगह फिर 0। तो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 0 बराबर साइन के इंटू 0 मतलब साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया a इंटू 0। समझ गए होंगे आप? k इंटू 0 क्या हुआ? 0। फिर साइन 0, साइन 0 इज 0। सो फर्स्ट टर्म क्या देगा? a इंटू 0 प्लस k इंटू 0 इज 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या देगा? b इंटू 1। अब हम क्या देख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो कब पॉसिबल होगा? जब राइट हैंड साइड के दोनों टर्म 0 के बराबर हो। तो पहला टर्म तो 0 है ही, a इंटू 0 इज 0। दूसरा टर्म भी
ज़ीरो के बराबर होना चाहिए, यानी b इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ये कब ज़ीरो होगा? जब b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या निकाला कि b का मान 0 होगा, b का मान 0 होगा। ये हमारी केमिस्ट्री कहती है कि b इज इक्वल टू b 0 आना चाहिए। तो अब जब b इज इक्वल टू 0 आ गया तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है, समीकरण नंबर 5, उसको आप एक बार फिर से देखिए। xi इज इक्वल टू a sin kx प्लस 0 cos kx। तो दूसरा वाला टर्म अब 0 हो गया, इसलिए आगे कभी भी ये टर्म काम में नहीं आएगा। केवल हमारी समीकरण क्या बचेगी? xi इज इक्वल टू a sin kx। मैथमेटिक्स के हिसाब से आई थी ये a sin kx प्लस b cos kx, लेकिन क्योंकि हमारी केमिस्ट्री कहती है कि b इज इक्वल टू 0, तो अब ये इक्वेशन समीकरण 5 जो है वो किस में बदल गई? xi इज इक्वल टू a sin kx। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, समीकरण नंबर 6। अब हम इसमें दोबारा बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। अब हम राइट हैंड साइड की बाउंड्री की बात करते हैं। तो x किसके बराबर है? आप जानते हैं x बराबर क्या हो गया? a के बराबर। और xi फिर किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। दिस इज अनदर बाउंड्री कंडीशन। तो फिर xi इज इक्वल टू a sin ka प्लस b cos ka। अब हम जानते हैं कि b cos ka तो 0 ही है, यानी 0 इज इक्वल टू a sin k x की जगह हमने रख दिया a। अब इसका मतलब है इसमें दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एक तो है a और दूसरा क्या है? sin k a। इसकी वैल्यू कब 0 होगी? दो कंडीशन है, या तो a 0 हो और या फिर sin k a इज इक्वल टू 0 हो। हम जानते हैं a का मान 0 नहीं हो सकता, तो फिर sin k a इज इक्वल टू 0। sin k a की वैल्यू 0 होगी। sin की वैल्यू 0 कब आएगी? जब ये n पाई के बराबर हो, मतलब पाई या पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर n पाई। फिर से समझ लीजिए, sin k a इज इक्वल टू 0 कब होगा? ये तब होगा जब sin k a की वैल्यू n पाई हो, यानी sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई ये सब 0 होते हैं। तो यहाँ से k का मान हमने निकाला तो क्या आ गया? n पाई अपॉन a। दिस इज समीकरण इक्वेशन नंबर 8, समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर 8 हमें क्या दे रही है? ये k का मान दे रही है, k इज इक्वल टू n पाई अपॉन a। अब इस k के मान को हम समीकरण नंबर 6 में रखेंगे। समीकरण नंबर 6 है xi इज इक्वल टू a sin kx। तो a sin k की जगह हमने रख दिया n पाई अपॉन a x। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। अब आप देखिए यहाँ पर n का मान 1 से स्टार्ट होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 so on, लेकिन इट कुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये शून्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 0 हुआ तो xi का मान शून्य हो जाएगा, और हम जानते हैं कि बॉक्स के अंदर xi का मान शून्य नहीं हो सकता। इसलिए इस समीकरण में xi इज इक्वल टू a sin n पाई बाई a x, n पाई x बाई a में n का मान कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी 1 2 3 so on, लेकिन शून्य नहीं होगा। ये समीकरण नंबर 9 एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण की तरंग फलन है। इट इज़ ए वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल प्रेजेंट इन वन डायमेंशन बॉक्स।
अगर कोई पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स में है तो उसके लिए तरंग फलन या वेव फंक्शन क्या मान होगा, a sin n pi x अपॉन a। अब ये जो साई की वैल्यू है इसको हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। आप देखिए समीकरण नंबर 3 आपकी ये है 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर की जगह हम क्या रख रहे हैं, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू के स्क्वायर की वैल्यू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, एन पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जगह एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करें एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 8 पाई स्क्वायर इंटू एम नीचे आ जाएगा। तो वी गेट ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये जो है ये उस पार्टिकल की, उस कण की एनर्जी है जो एक विमीय बॉक्स में उपस्थित है। इज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 10 समीकरण नंबर 10, तो यहाँ एक हमने क्या निकाला, एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण की तरंग फलन और ऊर्जा, द वेव फंक्शन एंड एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल प्रेजेंट इन वन डायमेंशन बॉक्स। क्या निकाली हमने, तरंग फलन या वेव फंक्शन कितनी आई, a sin n पाई एक्स अपॉन ए, और एनर्जी कितनी आई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। अब बहुत इम्पोर्टेंट है कि इससे हम क्या कंक्लूज़न या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए पहला निष्कर्ष जो हम इससे निकाल सकते हैं वो ये है कि क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक है इसलिए ऊर्जा हमेशा क्वांटीकृत होती है, सतत नहीं। n की जगह हम 1 रख सकते हैं तो ऊर्जा का मान आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कैसा है, क्वांटीकृत है। द वैल्यू ऑफ n इज ए पॉजिटिव इंटीगर, हैंस द एनर्जी इज क्वांटाइज नॉट कंटिन्यूअस। समझ गए होंगे आप, है ना। अब देखिए इस समीकरण में हम n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, n का मान मिनिमम कितना रखेंगे, 1। तो यदि हम n का मान 1 रखेंगे तो न्यूनतम स्थानांतरण ऊर्जा, क्योंकि ट्रांसलेशन एनर्जी की बात हो रही है इसलिए न्यूनतम स्थानांतरण ऊर्जा का मान कितना आएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। 0 नहीं होगी, कितनी होगी, एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर। इसे हम कहेंगे शून्य बिंदु ऊर्जा या 0 पॉइंट एनर्जी। कण की न्यूनतम स्थानांतरण ऊर्जा एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर होती है, जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है। मिनिमम ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज एच स्क्वायर अपॉन 8 एम ए स्क्वायर, नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी। कण की ये क्या है, न्यूनतम संभव ऊर्जा है। न्यूनतम ऊर्जा 0 नहीं होगी, शून्य नहीं होगी,
तो कितनी होगी? अगर n का मान 1 है तो ये मिनिमम होगी h² अपॉन 8ma²। अब यहाँ जो हमने तरंग फलन निकाली थी वेव फंक्शन, वो नॉर्मलाइज्ड नहीं थी। अब हमारा अगला टॉपिक है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, हमने माना x बराबर 0 से x बराबर a के बीच ये नॉर्मलाइज्ड है, तो हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 0 से a तक। क्यों? लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है a। कण के लिए स्वतंत्रता गति करने की कहाँ से कहाँ तक है? 0 से a तक। ψ² dx = 1। ये कंडीशन है प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए। अब इसमें हम ψ की जगह ψ की वैल्यू रख दें जो हम अभी निकाल चुके हैं। क्या निकाली? a sin nπa × x का होल स्क्वायर, फिर आगे dxi = 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, a² बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sin² nπax dx = 1। हम जानते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 - cos 2nπ/a x / 2 dx = 1। आपको मैथमेटिक्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप केवल ये याद रखें कि इसका सॉल्यूशन ये होगा। अब सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल की वाली बात नहीं है। a², 2 कांस्टेंट है नीचे, वो बाहर आ जाएगा, और ये जो पूरा है 1 - cos 2nπ/a x dx, ये केवल किसके बराबर होगा? a के बराबर = 1। तो a² किसके बराबर हो गया? 2/a। और a किसके बराबर हो गया? a = √2/a। हमें यही निकालना है, a का मान निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? √2/a। किसके लिए? प्रसामान्यीकृत तरंग फलन के लिए, फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो अब वही अपन ने जो इक्वेशन पहले निकाली थी, क्या निकाली थी? ψ = a sin nπa/x। सॉरी, ψ = a sin nπ/a × x। तो अब उसमें a की जगह, कैपिटल A की जगह हम क्या रख देंगे? √2/a। तो ψ = क्या आ गया? √2/a sin nπ/a ब्रैकेट में × x। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। ये प्रसामान्यीकृत तरंग फलन या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए तरंग फलन और ऊर्जा का मान किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, और इस तरंग फलन को प्रसामान्यीकृत या नॉर्मलाइज्ड किस तरीके से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अदर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।